है एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है। 74 बीपीएससी मेंस के लिए कि मार्च एंड अप्रैल 2026 में जो बीपीएससी ने कैलेंडर रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग वो डेट बना हुआ है। एंड इवन इफ़ यू हैव वेस्टेड दीज मंथ्स, जो अभी तक प्रीलिम्स के बाद जितने भी मंथ्स गुजरे हैं, still you have the extended timeline to cover your syllabus and do the answer writing. ठीक है, so ultimately the game is to do the answer writing. Answer writing practice is very important. It will make you efficient so that you can replicate the content that you have read in a more presentable form in the real examination. अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, इवन इफ यू हैव कंटेंट इन योर माइंड, बट वहाँ पे जाके आप वो उतार नहीं पाओगे, वहाँ रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे, वहाँ लिख नहीं पाओगे, फॉर विच इवन इफ यू हैव अच्छा कंटेंट है आपके पास, रिपोर्ट्स है, डेटा है, एग्जाम्पल्स है, सब कुछ है आपके पास कंटेंट के बेसिस पे, बट यू हैवंट डन द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग, उससे क्या होगा, आप वहाँ पे जो आंसर लिखोगे इट विल बी नॉट इन द आप पहले तो कंटेंट ही पूरा नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपने अपनी स्पीड को टेस्ट ही नहीं किया। सेकंड, जो टाइम बाउंडेशन है, आपके टाइम बाउंडेशन है ना, वहाँ लिखने के लिए यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चंस इन GS2, है ना, 20 क्वेश्चन इन GS2 एंड यू हैव टू राइट 16 क्वेश्चन जिसमें से 2 DI के हैं इन 3 आवर्स इन GS1 एंड ऐसे में हर एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। सो व्हेन यू डिवाइड दिस 3 आवर्स इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द 20 क्वेश्चंस, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप है। शॉर्ट में यू हैव टू अलॉट 6 to 7 मिनट्स रफली एक क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग में यू हैव टू अलॉट 20 to 22 मिनट्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। तो इतना अलॉट करना पड़ेगा कंसिडरिंग द फैक्ट व्हेन वी कंसिडर GS1 इटसेल्फ। तो DI के लिए मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स, जल्दी कंप्लीट कर लो तो बहुत अच्छी है। स्टिल यू हैव 2 आवर्स 10 मिनट्स। और इसको एकदम मान लो कि आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है या यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ टू मेक इट मोर फास्टर, कि आप जल्दी से जल्दी DI फास्ट उसको बना लो, सॉल्व कर लो, तो इसको मैक्स आप 60 मिनट तक लेके जा सकते हो। उससे ज़्यादा लेके जाओगे देन यू विल बी कंप्रोमाइजिंग द हिस्ट्री एंड द करंट अफेयर्स पार्ट। तो इसका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्रक्स दैट आई एम वांटेड टू टेल यू इज दैट कि आंसर राइटिंग विथ टाइमलाइन, एक टाइम बाउंडेशन है आपके साथ, उसमें आपको जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में उतारना, एंड जो भी कंटेंट पढ़ा है एटलीस्ट उसका 80% उसमें उतारना, एंड एडजस्टिंग द कंटेंट सो दैट इट विल एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन बी श्योर कि आपका मेंस तो क्वालिफाई होना ही है, इट नॉट गोना स्टॉप। ठीक है, चाहे यूपीएससी के कैंडिडेट आ जाए मेंस लिखने या बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ जाए मेंस लिखने, बट यू हैव डन योर पार्ट। आपने अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एनालिसिस के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ आपने उसको किया है। ठीक है, सो फॉर दैट, टू हेल्प यू इन दैट जर्नी ऑफ द आंसर राइटिंग, the GS Hub is launching the daily answer writing program, in which one question will be given to you. Within 24 hours evaluation will be done. Feedback, detailed feedback, model answer will be provided to you. And this one question has been framed in a such a way कि एक साथ आपका we are taking 2 subject, 2 section at a time, ताकि उसमें जो भी मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स है, एंड मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक हमें कहाँ से मिलेंगे, PYQ से मिलेंगे। एंड ये जो प्रोग्राम है ये आपका रहेगा टिल मेंस, दिस प्रोग्राम विल बी टिल मेंस 71st BPSC मेंस तक ये रहेगा।
तो तब तक like 80% of your syllabus, the most highlighted topic will be covered. ठीक है, तो एक तरीके से आपका इसमें सिलेबस ही कवरेज हो रहा है. एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द वीकली लाइव सेशन विथ मी. जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अप्रोचेस करेंगे, तो ये टाइम बाउंडेशन होगा, शॉर्ट रहेगा. तो मैक्सिमम जो हमारा वीकली सेशन जाएगा वो 20 मिनट्स का जाएगा, जिसमें 10 मिनट आपको दिया जाएगा. ठीक है, कि पहले लिखो खुद से, फिर 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे दोनों मिलके कि हाँ क्या अप्रोच रहना चाहिए था. इट विल बी अ लाइव वीडियो सेशन रहेगा, खुला रहेगा, आप सामने लिखोगे. ठीक है, तो दिस विल बी द वीकली लाइव सेशन विथ मी फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, एंड फॉर द लॉन्ग ऑब्वियसली यू नीड 20 to 25 मिनट्स मैं लेके चलूंगी. 25 मिनट्स आपको दिया जाएगा, 25 मिनट्स मैं रखूंगी, फिर साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये वाला लेक्चर आपका जाएगा वही 40 to 45 मिनट्स का, ये लेक्चर आपका जाएगा लाइव सेशन का. सो इफ यू वांना डू द आंसर राइटिंग इन अ बेटर वे, बेटर डायरेक्शन, you don't have any guidance or you don't have any personal mentor for you, then you can definitely think about of joining this daily answer writing batch. So today we are going to discuss the model answer framing for this question. ये क्वेश्चन सेक्शन 1 हिस्ट्री, महात्मा गांधी आइडियोलॉजी टॉपिक प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन को बनाया गया है. सो देखो, वन साइडेड क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो सब करवा देते हैं कि राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट आर द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी ऑन रिलीजन. ये तो आपने पढ़ा ही है, वी हैव कवर्ड दिस कॉम्प्रहेंसिवली इन द लक्ष्य बैच. ठीक है, लेक्चर्स के थ्रू. तो ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो आप खुद भी लिख लोगे और इसके लिए आपको उतनी गाइडेंस की जरूरत नहीं है. द मेन थिंग जहां पे फंसता है लोग, वो होता है कि कंटेंट तो सेम है, महात्मा गांधी आइडियोलॉजी, थीम वही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ा ही होगा, अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल, बट इन ऑर्डर टू मेक द कंटेंट इन सच ए वे कि ये जो डिमांड है क्वेश्चन का उसको हम लोग फुलफिल कर पाए. ठीक है, तो वहां पे मेन गेम स्टार्ट होता है. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है वेपन्स लाइक नॉन वायलेंस and satyagraha introduced by Mahatma Gandhi. Obviously we have read in the ideologies of the Mahatma Gandhi, non violence and satyagraha. तो चलो ये दो चीज पे हमें फोकस करना है. ठीक है, तो ये जो वायलेंस, जो वेपन्स यूज किया था महात्मा गांधी ने ऑफ द नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ऑन वन साइड गेव ए पीसफुल सक्सेस टू द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. एक तरफ अगर हम देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पीसफुल सक्सेस इसको दिलाया था. और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो उनकी कंबाइंड आइडियोलॉजीज जो थी, नॉन वायलेंस सत्याग्रह प्लस उनके रिलीजन और पॉलिटिक्स से जो आइडियोलॉजीज उनकी थी, उन्होंने गाइड किया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, उसको गाइड किया है उन्होंने. तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देना चाहिए, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस के साथ साथ हमारे अभी का गवर्नमेंट क्या सेटअप है उसका रेफरेंस देना है, जस्ट टू सब्सटेंशिएट आवर पॉइंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट है. पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 हुआ और ये हो गया पार्ट 2. अब ये दोनों पार्ट में जो मेजर रोल प्ले करेगा नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ये रोल प्ले करेगा पार्ट 1 में. नॉन वायलेंस सत्याग्रह प्लस आइडियोलॉजीज ऑफ रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, ये रोल प्ले करेगा पार्ट 2 में. ठीक है, अब इस तरीके से हमको लिखना है. तो दो पार्ट डिवाइडेड हो गए. पहला पार्ट में नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे फोकस करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या फोकस करना है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का जो उनका आइडियोलॉजी प्लस नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव पड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसका हमें बात करना है. ठीक है, चलो. तो फॉर एनी जीएस आंसर I have repeated this multiple times. It will have a 3 parts: intro, body and conclusion. ठीक है, intro will be like 5 to 10%, 5 to 10%. The weightage to the marks we given, marks distribution का है, and body it will considered about the 70-85%. ये रहेगा इसका.
ठीक है समझ गए? और इसको बढ़ा सकते हो, वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। चलो अब इसका हम लोग को आंसर फ्रेम करना है। तो फर्स्टली द इंट्रो पार्ट, ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, जस्ट फॉर द मॉडल आंसर फ्रेमिंग आई एम राइटिंग दिस, बट आपको ये लिखना नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो? इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट, सिंपली भी लिख सकते हो कि महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ द नेशन contributed immensely to the Indian freedom struggle. Mahatma Gandhi has an ideology of the satyagraha and the non-violence, which he has used in the form of tools in order to compete with the Britishers. ये भी लिख सकते हो, ये नॉर्मल वाला हो गया। अब थोड़ा सा आपको हट के लिखना है, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द सम ऑफ द कोटेशन, ठीक है सम ऑफ द कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल बराक ओबामा ने महात्मा गांधी के बारे में ये बोला था कि इट इज बिकॉज ऑफ द महात्मा गांधी आइडियोलॉजीज दैट मेड द ऑर्डिनरी मैन टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ही वाज सेइंग विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ द, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द कोटेशन गिवन बाय द बराक ओबामा कि the ideologies of the Mahatma Gandhi has driven the ordinary people to do the extraordinary things, ठीक है। Mahatma Gandhi has driven the ordinary people of India to do extraordinary things. So, relating to that, the ideologies like satyagraha, non-violence, ideologies on politics and religions not only help India to achieve Indian independence, but also guided India in its post-independence politics dynamics, ठीक है। And these ideologies has made the father of our nation, the Mahatma Gandhi, from Mayor Mohan to Mahatma. इन्हीं आइडियोलॉजीज के कारण वो सिर्फ मोहन से महात्मा में उनका कन्वर्जन भी हुआ, तो ये दे सकते हो। आज हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा इज नॉट हिज नेम, मोहनदास करमचंद गांधी इज हिज नेम, बट बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस कंट्रीब्यूशन, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द टैंजिबल टर्म्स कि हाँ उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के स्पीच दिया, ये दिया, बट बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी एंड हिज वर्क एथिक्स उनको मोहन से महात्मा बनाया गया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत ही डायनेमिक इंट्रोडक्शन है, बहुत इंगेजिंग इंट्रोडक्शन है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकते हो। तो ऑलवेज लुक फॉर द कोटेशंस, कोटेशंस बहुत सारे आपको महात्मा गांधी में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप जब ऐसे करोगे तो ऐसे में आई हैव डिस्कस द टॉपिक्स विथ यू, ऐसे बैच में, लक्ष्य बैच में, कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। तो उसमें आई हैव डिपेक्टेड दैट कि महात्मा गांधी का टॉपिक हम नहीं करेंगे, पर जब आइडियोलॉजीज पढ़ोगे या हम कोटेशन जब फ्रेम करेंगे ऐसे का, तो उसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारे कोटेशन दिए हैं, ठीक है, या महात्मा गांधी के लिए बहुत सारे कोटेशन दिया गया है। तो वो सारे कोटेशन को एक जगह हम जॉट डाउन कर लेंगे और उसका मल्टीपल फोल्ड यूज है, मल्टीफोल्ड यूज है उसका, ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पहला पार्ट हमारा था द वेपन्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो चलो ये बात कर रहे हैं नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह पे। तो फर्स्ट हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज नॉन वायलेंस इन द
आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी एंड व्हाट इज सत्याग्रह इन द, इफ वी कंसिडर द आइडियोलॉजी ऑफ द गांधी जी। ठीक है, तो नॉन वायलेंस पे क्या उन्होंने बात की कि नॉन वायलेंस वो क्यों ये करते थे, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इट, तो यू हैव टू मेंशन द बोथ। तो ऑब्वियसली द गांधी जी बिलीव्स फॉर द फाइटिंग ऑफ द ट्रू इंसिडेंट, ही बिलीव्स इन द ट्रूथ, ही बिलीव्स इन द लव। ठीक है, सो ही ऑलवेज वाउच फॉर द ट्रूथ, कि सत्य के लिए आग्रह कीजिए। तो इस सत्याग्रह को और नॉन वायलेंस को कंबाइन करके उन्होंने टेक्निक्स भी बनाए थे। यही टेक्निक्स का आप जिक्र आगे करोगे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने किया था। फॉर एग्जांपल, नॉन कॉपरेट करो, वर्क को स्टॉप कर दो, बॉयकॉट कर दो, एक प्रोटेस्ट कर दो, धरना रख दो। दूसरा, स्ट्राइक कर दो, हड़ताल कर दो। इट शुड बी नॉन वायलेंट, वॉलंटरी बेसिस पे हड़ताल कर सकते हो। तीसरा, हिजरत, इमिग्रेशन, जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज ना हो एंड तो आप इमिग्रेट कर सकते हो, हिजरत कर सकते हो, अलग प्लेस पे भी जा सकते हो। चौथा, द सिविल डिसोबीडियंस, एक टाइप का फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन ही है, जो भी लॉज है उसको फॉलो मत करो। एंड पांचवा इज द फास्टिंग, इट इज द लास्ट ऑप्शन टू बी यूज। फास्टिंग करो, अपने हक के लिए फास्टिंग करो। तो ये कुछ टेक्निक्स थे जो कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पे बेस्ड थे। अब सत्याग्रह का कुछ फीचर बता दो कि कैसा फिलॉसफी था गांधी जी का। तो ऑब्वियसली जो सत्याग्रह का जो बेसिस था वो पहला था कि एक तो ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह, और जो आग्रह भी करो वो लव और अफेक्शन के साथ करो। तो गांधी जी ये बोलते थे कि आप नॉन वायलेंस के राह पे चलो एंड ट्राई टू बिल्ड अ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी विथ योर ऑपरेसर। जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको सप्रेस कर रहा है, ट्राई टू कनेक्ट विथ इट। एंड ही ऑलवेज सेज दिस कोट कि हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो पाप है उसको हेट करो, उससे नफरत करो, लेकिन जो पापी है उससे नफरत मत करो। ठीक है, तो इट इज द हेट द सिन नॉट द सिनर। तो ये आइडियोलॉजी पे गांधी जी बात करते थे, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। अब हम आते हैं जो मेन कंटेक्स्ट है कि हाउ दिस एक्ट एज ए वेपन इन ऑर्डर टू कंडक्ट द पीसफुल प्रोटेस्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे हेल्प किया, तो स्टार्ट करो आपने पढ़ा ही होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ। तो द वन ऑफ द मेजर लाइक वाटर सेड मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज द चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जहां से हमें गांधी जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में दिखे। इससे पहले भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे, इधर उधर स्पीचेस दे रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी उनका कंट्रीब्यूशन था, बट दिस इज द मूवमेंट कि गांधी जी ऐसे मास लीडर जाके उभर के आ रहे थे। ठीक है, यहां से उनका हमें एक स्पार्क दिखा। तो ये वाटर सेड मूवमेंट था और इसमें उन्होंने क्या यूज किया, द टूल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, द टूल ऑफ द टेक्निक ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, टेक्निक ऑफ द सत्याग्रह। ठीक है, सेकेंड कमिंग टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 का, इसमें नॉन कॉपरेशन टेक्निक जो सत्याग्रह का वो यूज किया गया। यहाँ पे कोई भी वॉयलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को नहीं पे करना, साल टैक्स का वॉल्यूशन करना, सॉरी इसमें स्ट्राइक्स करना, जॉब्स छोड़ देना, फॉरेन क्लॉथ्स को बंद कर देना, स्वदेशी मूवमेंट को लीड करना। ठीक है, एंड देन उसके बाद चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट होता है तो इसमें वॉयलेंस हो जाता है। तो गांधी जी क्या क्या स्टेप लेते हैं, तुरंत सडनली इमीडिएटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो हॉल्ट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज ही हैज गिवन ए स्टेटमेंट कि पीपल हैजंट रियलाइज द मीनिंग ऑफ द सत्याग्रह। अभी तक जो मासेज हैं उनको सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस का मीनिंग ही नहीं पता चला है, एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, ये बात उन्होंने बोला। ठीक है, थर्ड व्हेन कम टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में,
तो यहाँ पे टैक्सेस को नहीं पे करना, साल टैक्स का वॉयलेशन करना, डांडी मार्च हो गया, चौकीदारी टैक्स को सबको बंद कर देना, इट इज ए काइंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे अगेन द टेक्निक ऑफ द सत्याग्रह इज बीइंग यूज्ड बट इन द फॉर्म ऑफ द नॉन वायलेंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द नॉन वायलेंस। अगेन गोइंग अहेड, क्विट इंडिया मूवमेंट में इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। इसमें उन्होंने बोला डू और डाई, ये जाके वायलेंट में कन्वर्ट हो गया, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, बट द मैसेज गिवन बाय द गांधी जी इज टू डू और डाई, दिस इज आवर द लास्ट स्टेप एंड वी डोंट हैव टू बी इन अ सच ए वे कि हमें सोचना पड़े कि हाँ हम जाए कि नहीं जाए। यू हैव ओनली टू ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पार्टिसिपेट करो नहीं तो मरो, ये है, ठीक है। तो मरने का भी दो ऑप्शन है, या तो लड़के मरो ब्रिटिशर से, या ब्रिटिशर्स के जो दबाया जा रहा है, उनके जो एक्ट और पॉलिसी से दबाया जा रहा है उससे मरो। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से हमें क्या निकल के मिलता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन वायलेंस, vouching for the interest with love and truth, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत हाई थी, मास पार्टिसिपेशन था, और जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस पाना हमारा सिंगल गोल है, ये मिला हमें कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला जो पार्ट था कि हाउ द नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह हैव लेड टू द पीसफुल प्रोटेस्ट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द सेकंड पार्ट, वी विल सी द कंबाइंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, the combined ideology of religion and politics. How these combined ideologies of religion and politics have framed the Indian politics after independence. After independence Indian politics को कैसे इसने फ्रेम किया, ठीक है। तो आइडियोलॉजीज ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में आप बताओ क्या क्या आइडियोलॉजीज आपने पढ़ा है। एक तो आइडियोलॉजी है मल्टीकल्चरलिज्म का, रोकने बोलिए ना बीच में। तो गांधी जी का अगर आइडियोलॉजी देखें ऑन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो फर्स्ट ही प्रोमोट्स द आइडिया ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म, मीन्स ही टेल दैट, ही ऑलवेज टोल्ड दैट कि आप दूसरे रिलीजन से उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको सीखिए, एंड व्हेन वी लुक एट द मल्टीपल रिलीजन्स वी विल गेट टू नो कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ बैड है, कुछ ना कुछ गुड है, ये वो बोलते थे। तो इस मल्टीकल्चरलिज्म को पोस्ट इंडिपेंडेंस में सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें इसको डाला गया, ठीक है, उसमें इसको डाला गया। तो फॉर एग्जाम्पल गांधी जी बोलते थे सर्वधर्म संभव, ये उनकी एक लाइन है, जब वो हरिजन मूवमेंट कर रहे थे तब। तो इसको भी कहीं ना कहीं वी हैव कंसिडर्ड इन द डीपीएसपी इटसेल्फ, कि कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रोमोट नहीं करेगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, मल्टीपल रिलीजन आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन अ म्यूचुअल मैनर। हो गया मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। सेकेंड, he vouched for the sarvodaya, the welfare of all. So under the DPSP itself, the state has the responsibility to do the welfare activities for all, है ना, under the DPSP. So it is means that the upliftment and benefits to all, benefits to all, ठीक है। तो इसी में द इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी आया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आया।
जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं, उसको भी यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, जो स्टेट का प्रिंसिपल है, डीपीएसपी का प्रिंसिपल है कि वेलफेयर होना चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी में, उसको भी बात करोगे। थर्ड, ही टॉक्ड अबाउट द स्वराज्य, रामराज्य, पॉलिटिक्स में उनका आइडियोलॉजी। वो बोलते थे कि स्वराज हो, रामराज हो, जहां गवर्नमेंट पीपल ही उसको गवर्न करे। तो इसी का एक फॉर्म हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाएगा पीपल्स के द्वारा ही, और वही सरकार चलाएगी। सो ही प्रोमोटेड द कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, बट नॉट द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ही ऑल्सो वाउच फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि लोअर स्ट्राटा पे गवर्नेंस हो, हाँ, बॉटम टू टॉप अप्रोच रहे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, एंड साथ साथ ही ऑलवेज वाउच फॉर द मोरल डेवलपमेंट, द मोरल फ्रेमिंग, द मोरालिटी। तो उससे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमने इनकलकेट की आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड, उनके प्रिंसिपल्स में, उसके प्रोविजंस में। ठीक है, कमिंग बैक टू द अदर political, socio-political concept is the Swadeshi, the promotion of the Swadeshi. स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना इन कंपैरिजन टू द फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो कंसेप्ट लाइक द मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये यही इसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग हब से इंडिया को बिल्ड करने का सपना देखा जाता है, विच हैज इट्स रूट्स फ्रॉम द आइडियोलॉजीज ऑफ द गांधी जी। सो दीज आर मेनी, और भी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, और भी आर्टिकल है, लाइक आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, 17 भी है, माइनॉरिटी से रिलेटेड 24, 28 भी है। ये सारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप डाल सकते हो in order to show कि what is the influence of the ideologies of the religion, influence of the ideologies of the politics of Gandhi ji, which has contributed immensely in making the governance system of the India after independence. And finally we are coming to the conclusion. Finally we are coming to the conclusion. अब इसमें you can address this like the importance of the ideology, the ideologies of the Gandhi ji, that in terms of the Sarvodaya, in the terms of the trusteeship, in the terms of the Swaraj, in the terms of the Satyagraha, in the terms of the non-violence, is very much significant today, because पूरे वर्ल्ड डायनेमिक्स में देखो, कहीं ना कहीं वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं क्लैशेज ही चल रही हैं। तो वहां पे ये आइडियोलॉजी एज ए नॉर्दर्न स्टार की तरह काम करेगी। एंड फॉर रियलाइजिंग दिस, इसको और इम्फेसिस देने के लिए यू कैन ऐड अ वेरी फेमस लाइन ऑफ द मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि जीसस जो है उन्होंने आइडिया को दिखाया है, बट गांधी ने जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का हमें मेथड दिया है। ठीक है, तो अगर ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करना है तो गांधी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गांधी ने सोचा, उसको जिया और उसके हिसाब से एक्ट भी किया, जो कि ह्यूमैनिटी को अचीव करने का एक जरिया है। और उन्होंने इस वर्ल्ड में पीस और हार्मोनी जैसे कंसेप्ट को भी लाया, उसमें इवॉल्व किया। तो किसी भी स्टेज पे हम गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये लाइन्स है मार्टिन लूथर किंग्स की, आप इससे भी कोट एंड कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद एम्फेसिस दे सकते हो कि दिस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजीज इन टुडे वर्ल्ड। एंड दस हमारा मॉडल आंसर फ्रेमिंग हो गया इसका। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हमने हर पार्ट को तोड़ा।
कैसे एक पार्ट को एक दूसरे पार्ट से जोड़ा, और कैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हमने बहुत ऐसे बहुत कन्वेंशनल नहीं बनाया, थोड़ा हटके बनाया। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज हाउ द लाइव आंसर मॉडलिंग सेशन विल बी डन विथ यू इन द राइट टू विन बैच। ठीक है। इवन इफ यू वांट टू ज्वाइन द लक्ष्य बैच, उसमें भी हम लोग मॉडल आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है। सो दिस इज इट, and if you want to join this batch you can contact 8287417384, या इसका डिटेल आप GS Hub के साइट पे भी देख सकते हो, gshubsite.com पे भी आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगी। ठीक है। और ये बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 10th नवंबर से हो रहा है। ऑलराइट, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।